दर्शकों, जिस तरह से आप सभी को मालूम है कि अब जम्मू कश्मीर में जो है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है। कश्मीर में काफ़ी वहाँ पर बुलडोज़र चलाए गए, कई बड़े बड़े होटल्स को वहाँ पर डिमोलिश किया गया। वहीं पर अगर हम जम्मू कश्मीर के में जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी अब एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो धीरे धीरे शुरू होती जा रही है। सुजमा में भी जहाँ पर MG हेक्टर शोरूम पर जहाँ पर बुलडोज़र चलाया गया, वहाँ पर स्टोन पेल्टिंग वहाँ के लोगों द्वारा की गई। उसके बाद उन लोगों को डिटेन किया गया, काफ़ी कड़ा विरोध किया गया। इसी तरह से ये सिलसिला अब लगातार जारी है। नई बस्ती की बात करें तो नई बस्ती में अब जो है नोटिस आ चुका है। वहाँ के दुकानदार जो हैं अब वो भी अब डरे हुए हैं कि ना जाने उनकी दुकानों पर ना जाने कब जो है बुलडोज़र चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अब एक लोगों में एक डर बना हुआ है। क्यों बना हुआ है आप सभी को मालूम है। तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं आज सोशल एक्टिविस्ट स्पर्श परिहार जी, जो हमसे बातचीत करेंगे। स्पर्श जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया सर आपका। स्पर्श जी, जैसे कि आप जानते हैं कि अब लगातार स्टेट लैंड, कचराई लैंड और रोशनी लैंड को खाली करवाया जा रहा है। सरकार अब हर एक मुमकिन कोशिश कर रही है कि इस तरह की लैंड को जो है वो रिट्रीव किया जाए और लोगों को कहा जाए कि वो इस लैंड को जल्द से जल्द खाली करवा दें। आप क्या इसके समर्थन में हैं, जहाँ आप ये देख रहे हैं कि ये लोगों के लिए जो है लोगों के खिलाफ हो रहा है? क्या करना? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टेट लैंड बड़े बड़े मगरमच्छों ने ग्रैब किया था, जी, और अब जो LG एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ये फैसला लिया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो कोर्ट के द्वारा निर्देश आए हैं, मुझे लगता है एक बहुत अच्छा स्टेप है। क्योंकि सरकार की लैंड और सरकार की लैंड को ग्रैब किया बड़े बड़े बिल्डर्स ने। जी। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि जो लैंड बिल्डर्स ने ग्रैब किया स्टेट लैंड को, उसको जब उन बिल्डर्स द्वारा बेचा गया तो बेचा गया मिडिल क्लास वंस को। और जब मिडिल क्लास वंस ने वो लैंड खरीदा, बड़ी मुश्किल से क्या होता है कि एक मिडिल क्लास वन जो है पहले अपनी जमा पूंजी बनाता है, उसके बाद जो है एक लैंड को परचेज करता है और उसके बाद अपना एक छोटा सा आशियाना बनाता है। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि उन स्टेट लैंडों पर जो मिडिल क्लास वंस ने छोटे आशियाना बनाए हैं, अभी आपने नई बस्ती का मसला देखा, तो उस वहाँ पर भी दुकानदार जो है काफ़ी रोष में थे, काफ़ी परेशान थे। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है श्रीमान रविंद्र रैना जी, वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि उनके साथ जो है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वैसे ही अब जैसे मलिक मार्केट में हम देख रहे हैं इतना वो प्रोटेस्ट हुआ, तो जो स्मॉल है मिडिल क्लास वंस है उन पर जो है सफ़र नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जो केंद्रीय पूर्व मंत्री भी रहे श्रीमान ये सुनील शर्मा जी, उनकी भी एक स्टेटमेंट थी। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि 5 से 10 से 15 मरले वाले जो भी लैंड है उनको जो है रेगुलराइज किया जाएगा, मिडिल क्लास वन को तंग नहीं किया जाएगा। तो ये आश्वासन तो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इसको नेताओं द्वारा दिया गया है, लेकिन रिटर्न में नहीं दिया जा रहा ना। लोगों का यही कहना है कि LG मनोज सिन्हा द्वारा उनको रिटर्न में लिया जाए कि आने वाले दिनों में जो 10 से 15 मरले की जमीन है जिनके पास, उन पे कार्रवाई नहीं। देखिए, सबसे बड़ा मसला क्या है? मसला मुझे लगता है ये है कि जब एक स्टेट लैंड को इन बड़े बिल्डर्स ने बेचा, और सबसे बड़ा मसला रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर सवाल खड़े होते हैं कि फर्दे कैसे कटी। जब फर्द कटी उसके बाद ये इलीगल सोसाइटीज थे, इलीगल सोसाइटीज को म्युनिसिपैलिटी ने नक्शे कैसे पास किए। दूसरा सवाल ये होता है वो कौन ऑफिशियल्स थे जिन्होंने इन इलीगल सोसाइटीज को, जो सोसाइटी रेगुलर नहीं थी, इन सोसाइटीज को इलेक्ट्रिक कनेक्शन अलॉट कर दिए, पानी का कनेक्शन अलॉट कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वो ऑफिशियल्स जिन्होंने म्युनिसिपैलिटी में रहकर उस वक्त नक्शे पास किए, जिन्होंने बिजली की अलॉटमेंट इनको करवाई, पानी कनेक्शन की अलॉटमेंट करवाई, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि उस पूरे नेक्सस को सामने लाना चाहिए। और जितने भी ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, एक स्टेट लैंड में इलीगल सोसाइटीज को इलीगल तरीके से इन्हें नक्शे पास कैसे कर दिए, सबसे पहले तो उन पर गाज गिरनी चाहिए और पीला पंजा जो है पहले उनके रेजिडेंस पे चलना चाहिए। ये बड़ी जरूरी चीज है। प्रश्न जिस तरह से मैंने आपसे पूछा कि क्या रिटर्न में नहीं देना चाहिए, लिख के देना चाहिए ना, कि आम आदमी को भी आश्वासन हो जाए कि भाई कल को बुलडोजर उनके घरों पे नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी तो लोग डरे हुए हैं ना, उनको मालूम कहीं ना कब रात को या दिन को। मैंने आपको यही कहा कि मगरमच्छ जो है वो बड़े बिल्डर्स हैं। जी। मगरमच्छ वो है जिन्होंने वो कनालों के हिसाब से स्टेट लैंड बाई कर दिया, उसके बाद आम जनता को बेच दिया। और वो ऑफिशियल सबसे बड़े करप्ट है जिन्होंने उसके बाद उनको अलॉटमेंट करवा दी, नक्शे पास करवा दिए। और आज
कहीं ना कहीं आम जनता को थोड़ा बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक आश्वासन दिया है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस आश्वासन को जो है इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आश्वासन मिला है पब्लिक को तो मुझे लगता है कि पब्लिक के वेलफेयर में ही आश्वासन जाएगा और रिटर्न शायद बहुत जल्द इनको मिल जाएगा ये ऑर्डर। आश्वासन तो डेली वेजर्स को भी मिले हैं अभी तक, ऑल रिजर्व कैटेगरीज वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी आश्वासन मिले हैं। तो ये आश्वासन लगातार 20-25 सालों से उनके साथ चले आ रहे हैं। तो क्या अब जिस तरह स्टेट लैंड खाली करवाई जाएगी उसमें भी अब आश्वासन ही चलेगा? नहीं, देखिए मैं आपको वही चीज़ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखो डेली वेजर का मसला जो है वो एक अलग मसला है और जो ये स्टेट लैंड एंटी एनक्रोचमेंट का मसला है इस मसले को हम डेली वेजर के मसले के साथ रिलेट नहीं कर सकते। लेकिन मैंने आपको पहले ही शब्दों में क्लियर कर दिया कि जो बड़े बड़े मगरमच्छ, मैंने आपको कहा मगरमच्छों पर गाज गिरी है, आम जनता सफ़र कर रही है उन्हीं बड़े मगरमच्छों की वजह से। जो बड़े बड़े बिल्डर्स थे जिन्हें कनालों के हिसाब से लैंड दिया और उन ऑफिशियल्स की वजह से जिन्होंने उस वक्त इनको करप्शन में नक्शे पास कर दिए, ये चीज़ें हो गई। तो ये मसला कहीं ना कहीं पब्लिक सफ़र कर रही है और अगर आश्वासन मिल रहा है तो थोड़ा सा वक्त करना का इंतज़ार करना चाहिए और उस वक्त के इंतज़ार में देखना चाहिए कि क्या उनको रिटर्न तरीके से एश्योरेंस मिलती है या नहीं। और अगर नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं फिर सरकार को और यहाँ के जो चुनिंदा रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इस विषय के बारे में सोचना पड़ेगा। और मैं बार बार आपके माध्यम से कहता हूँ कि जो आम जनता है, मिडिल क्लास वन है, और मैं सरकार से भी अपील करता हूं, हमारे चुनिंदा जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे भी ये अपील करता हूं कि आम जनता को सफ़र ना करना पड़े। लेकिन जो बाकी ये बड़े बिल्डर्स जिन्होंने ये स्टेट लैंड्स को ग्रैब किया, ये ज़रूरी है। ये मैं तो कहता हूं कि बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है ये एंटी एनक्रोचमेंट। पर जी रविंद्र रैना जी जाते हैं नई बस्ती में, वहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पर दुकानों में बुलडोज़र नहीं चलने दिया जाएगा। वहीं पर अगर सुजवा की बात करें, भटिंडी की बात करें तो वहीं के कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, लोग भी हैं, तो उनका ये कहना था कि रविंद्र रैना जी वहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे और उनको इस तरह से आश्वासन क्यों नहीं दिया गया कि यहाँ पर बुलडोज़र नहीं चलना दिया जाएगा। ये दोहरा मापदंड क्यों? नहीं, देखिए ये विषय जो आप ये सवाल कर रहे हैं इस बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये एक पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल लीडर का अपना कंसर्न है कि वो कहाँ जाना चाह रहे हैं, कहाँ नहीं। खैर मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो नई बस्ती गए तो उनको मलिक मार्केट, भटिंडी, हर एक उस जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर पब्लिक इस वक्त टेंस है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मैंने पूर्व मंत्री सुनील शर्मा जी का भी बयान सुना और उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा है कि 5, 10, 15 मरले वाले जो आम लोग हैं वो बिल्कुल जो है स्ट्रेस फ्री रहे, उनको कंप्लीटली एश्योरेंस जो है स्टेटमेंट के द्वारा उनके दिया जा रहा है। बाकी मुझे लगता है कि इंतज़ार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन जो ये बड़े जो मगरमच्छ हैं इनका सामने इनका आना स्टेट लैंड का, इनका जो ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है ये एक अच्छा स्टेप है। सिर्फ आम जनता के लिए जो है ये सफर ना हो इसमें। बार बार सरकार से भी अपील है और चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव से भी मेरी यही अपील रहेगी कि आम जनता को सफर ना करना पड़े इस वजह से। जिस पर जी JKUT बनाया गया था, JNK को 370 हटाई गई थी, उसके बाद स्टेट एक्ट पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, डोमिसाइल लाया गया। डोमिसाइल में ये बात कहेगी कि जिसके पास डोमिसाइल है, अगर बाहर के व्यक्ति के पास भी डोमिसाइल होगा वो यहाँ पर आके लैंड जो है वो खरीद सकता है, परचेज कर सकता है। अब एक और फैसला आता है कुछ दिन पहले कि वहाँ पे उनके द्वारा कहा जाता है कि अब डोमिसाइल की भी ज़रूरत नहीं है। बाहर का कोई भी व्यक्ति अगर जम्मू कश्मीर में आएगा, चाहेगा कि वो ज़मीन खरीद सकता है तो खरीद सकता है। तो क्या आपको ये फैसला कितना सही लगा सरकार? देखिए आर्टिकल जनता को कितना आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ था, एक मैंने आपको हमेशा से कहा और हर इंटरव्यू में मैं कहता हूँ कि एक नया होप, नया बदलाव और जो मतलब एक इंडस्ट्रियल नई हमारी सोच थी कि इंडस्ट्रीज आएगी, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आएगी, तो वो कहीं अभी मिसिंग रहा। अब मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं आपको बात करूं, मैं खुद चंडीगढ़ में पढ़ा हूं और मैं अभी कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में था, तो आप देखते हैं कि वहाँ कितनी डिफरेंट सोसाइटीज़ बन गई है, रियल एस्टेट में वहाँ कितना काम है। वैसे ही मुझे लगता है कि अगर ये एक अच्छा स्टेप है कि बाहर के लोग आएंगे और यहाँ पे प्रॉपर्टीज बाई करेंगे, उससे क्या होगा कि एक तो यहाँ की प्रॉपर्टी की वैल्यू ग्रो होगी और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जो बिल्डर्स है जिनकी मैं बात करता हूँ, जैसे जो सोसाइटीज है, आप देखो यहाँ पे सिद्धरा में चले जाओ, फ्लैट्स आप देखिए तो 2 BHK 3 BHK के फ्लैट जो है 80 लाख 85 लाख में हमें
बाई करने पड़ते। लेकिन अगर वही मैंने आपको कहा कि चंडीगढ़ पैटर्न पे होगा, बाहर के बिल्डर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू होंगे, एक तो रियल एस्टेट का काम आएगा, रियल एस्टेट का काम आएगा तो कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा, और जब युवाओं को रोजगार मिलेगा उसके बाद प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ेगी, और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, लोगों के पास चॉइसेस बढ़ेगी। आज जो 85 लाख का फ्लैट हमें देखने को मिल रहा है, हमारे पास चॉइस नहीं है, लेकिन वहीं पर जब और रियल एस्टेट की काम शुरू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं चीप रेट में आम बंदा जो एक मिडिल क्लास वन का एक सपना होता है अपना घर अपना आशियाना, वो भी कहीं ना कहीं पूरा होने का जो है, इससे मुझे लगता है कि उनका सपना भी पूरा होगा। इट्स अ ग्रेट स्टेप, एक अच्छा स्टेप। क्या आपको लगता है इससे एनवायरनमेंट पे कोई असर पड़ेगा? क्योंकि जिस तरह से कश्मीर, जम्मू कश्मीर की हरियाली है, एनवायरनमेंट, ग्रीनरी है, तो उस पर कोई आने वाले दिनों में अगर कोई लैंड लेता है जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाता है, तो क्या ग्रीनरी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा आने वाले? देखिए, इंडस्ट्रीज कहीं भी बनती है तो पोल्यूशन होता है, इंडस्ट्रीज कहीं भी बनती है तो कहीं ना कहीं हमारे जो वातावरण है इसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। लेकिन जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, जब हम एम्प्लॉयमेंट की ओर देखते हैं, डेवलपमेंट की ओर देखते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। बाकी इंडस्ट्रीज़ जब यहाँ पर आएगी, मल्टीनेशनल कंपनीज जब यहाँ पर आएगी, तो मुझे लगता है अगर मल्टीनेशनल कंपनीज आएगी तो इतना खासकर वातावरण को इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, अगर इंडस्ट्रीज ही सिर्फ आएंगी तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को इफेक्ट होगा। लेकिन जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां, मैंने आपको रियल एस्टेट की बात की, तो हमारे पास ऐसा बहुत सारे एरियाज है, विजयपुर है, बड़ी ब्राह्मणा है, सिदरा की ऐसी लोकेशंस है जहाँ पर बहुत सारे लैंड खाली, और वहाँ पर अगर नई रियल एस्टेट की सोसाइटीज सेटअप हो तो एक अच्छा स्टेप है। लेकिन बाकी एनवायरनमेंट को लेकर जो है कहीं ना कहीं सरकार को हमेशा से चिंतन रहना चाहिए, और एनवायरनमेंट को जितना सेव ट्रीज और ग्रीन एनवायरनमेंट की ओर हमारे आम जनता को भी जो है सोचना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमेशा एक एनवायरनमेंट के प्रति जो है एक अलग अलग वो एक सेमिनार्स करवाए जाते हैं आजकल, और रेगुलर में जितनी एनजीओज ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मेरी भी एक एनजीओ है, मैं जुड़ा हुआ एनजीओ के साथ, ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो हमारा भी यही रहता है कि ग्रीन एनवायरनमेंट। जी 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 जी। एनजीओ तो आप चला रहे हैं, साथ साथ में सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। मैं ये जानना चाहूँगी अब आप पार्टी कब से ज्वाइन करने वाले हैं? देखिए, पसंदीदा पार्टी कौन सी है अगर आप आने वाले दिनों में अगर सियासत से जुड़ा हूँ मैं, सोशली मैं काम करता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है, बहुत सी एनजीओज के साथ जुड़ा हूँ। अभी भी रिसेंट हम वृद्धाश्रम में भी गए हुए थे यहाँ अम्फला में, तो आए दिन हम सोशली काम करते हैं। लेकिन हाँ, पॉलिटिकली आपने कहा कि मेरा जो परिवार का इतिहास है, कहीं ना कहीं मेरे ग्रैंडफादर एमएलसी रहे हैं 12 साल, तो एक पॉलिटिकली फैमिली से मैं आता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त पे मैं स्पर्श परिहार एक्टिव पॉलिटिक्स का पार्ट है, और बहुत जल्द एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मैं आपको नजर आऊँगा। तो अभी थोड़ा इलेक्शंस भी कहीं ना कहीं अभी हम सुनते हैं कि होंगे, कब होंगे, तो आने वाले टाइम पर आपको बड़े सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। जी, पार्टी कौन सी पसंदीदा पार्टी अगर चाहेंगे आप? देखिए, पार्टी तो अभी इस वक्त कहना बहुत ज़्यादा जल्दी होगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ आऊँगा, लेकिन भाजपा में जा सकते नहीं, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो जम्मू कश्मीर के वेलफेयर की बात करती है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की वेलफेयर, डेवलपमेंट, युवाओं के एम्प्लॉयमेंट और जितने सारे मसले मसाइल को हल करने की बात करती है, उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हम नज़र ज़रूर आएंगे। और वैसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अभी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपको लग रही है कि युवाओं के साथ? नहीं, देखिए, युवाओं के साथ तो अब अगर मैं सेंटर की बात करूं तो देखिए, सेंटर तो हमारा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी है। बाकी और भी बहुत सी अपोजिशंस पार्टी आई है। इवन मैं प्रीवियस जिस ऑर्गेनाइजेशन एकजुट जम्मू के साथ था, वो भी अंकुर शर्मा जी भी कई बार आए दिन युवाओं की वेलफेयर की बात करते। तो अभी जल्दी होगा कहना कि इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ आऊँगा, लेकिन ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो जम्मू कश्मीर में अपना वजूद भी बना चुकी होगी, और जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, यहाँ की जनसभा के लिए एक अच्छा मैसेज और एक अच्छा उद्देश्य लेकर जो आएगी पॉलिटिकल पार्टी। और ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ स्पर्श परिहार क्या, हर एक सोशली बंदा जुड़ा है, और जितनी भी जनसभा जनमानस है वो उनके साथ जुड़ी रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श जी, बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ स्पर्श परिहार जी, और जिस तरह से स्टेट लैंड के ऊपर इन्होंने आवाज़ उठाई कि स्टेट लैंड जिस तरह से लोगों की खाली करवाई जा रही है, रोशनी लैंड जो है वो रिट्रीव की जा रही है, और भी कई सारे मुद्दे इन्होंने आज जनता के सामने रखे, जिस तरह से हर एक अपील की सही तरह से मैसेज दिया, और बहुत जल्द अब हमें ये किसी नेशनल पार्टी में दिखाई देंगे। तो इसी तरह से बने रहे मेरे साथ और देखते रहें न्यूज़ 18।